हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट किया था जिसमें ओवम न्यूक्लियस गेट फ्यूज विद स्पर्म न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉयड फर्स्ट सेल दैट इज जाइगोट। अब जाइगोट से जो चेंजेस होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनने के लिए जो चेंजेस होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें सबसे पहला इवेंट है दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज इज जस्ट लाइक ए माइटोटिक डिवीजन। कैसी है ये? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? same number of chromosomes are produced. It is equational division. इसको हम equational division भी बोलते हैं। तो ये जो जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवाइड करता रहेगा टू फॉर्म अ स्टेज कॉल्ड ब्लास्टूला। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है माइटोटिक डिवीजन्स का, इक्वेशनल डिवीजन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बच्चे? इंक्रीज इन सेल नंबर। क्लीवेज होने से क्या होगा? सेल का नंबर, पहले एक जाइगोट था, फिर 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5, फिर ऐसे नंबर लगातार हमारा क्या है? बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब क्लीवेज हो रही है, हमने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था सेल डिवीजन। उसमें क्या था? हमारा माइटोटिक स्टेज तो इतना सा होता है, फिर G1, फिर S, फिर ये G2, ये M। तो हमने क्या देखा था कि भाई पहले सेल G1 कंप्लीट करता है जिसमें इंक्रीज इन साइज, वेरियस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, फिर डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा था, फिर G2 दोबारा से सेल ग्रो कर रहा था, इंक्रीज इन साइज हो रहा था, और फिर क्या हो रहा था? माइटोटिक डिवीजन। तो क्लीवेज इज दिस डिवीजन, माइटोटिक। सेल लगातार डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर सेल फिर ये स्टेज कंप्लीट करता है सेल साइकिल का, G1, S एंड G2। बट those cell which show cleavage type of mitotic division, they do not undergo G2 stage। आपका डीएनए सिंथेसिस के साथ ही क्या होगा? सेल एकदम से डिवाइड कर जाएगा। सेल को साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज करने के लिए कोई टाइम नहीं है। नो ग्रोथ फेज, मेनली कौन सा? G2। ठीक है, क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बन रहा बच्चे, लेकिन क्या बन रहा है? हमारा जेनेटिक कंटेंट या न्यूक्लियर कंटेंट बन रहा है। इसलिए न्यूक्लियर की रेशो विद साइटोप्लाज्म हमेशा क्या रहेगी? बढ़ती जाएगी। मतलब न्यूक्लिक एसिड तो ऐड होता जा रहा है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस नहीं हो रहा क्योंकि G2 फेज नहीं हो रही है। तो इसलिए ये जो रेशो है लगातार क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। अब क्लीवेज करने के लिए क्या है? स्पिंडल फॉर्मेशन बनना है, माइटोटिक प्लेट बन रही है। तो ये सारे प्रोसेसेस को करवाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी चाहिए सेल को फटाफट डिवाइड करने के लिए, वो कहाँ से आएगी? जब ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगा हमारे सेल्स में। तो क्या होगा? ऑक्सीजन कंजप्शन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे क्लीवेज के। अब हम ह्यूमन्स में क्लीवेज कैसे होती है वो देखते हैं, ह्यूमन क्लीवेज का प्रोसेस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा था? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में, इस्थमस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। तो क्लीवेज कब होगी? स्टार्ट कहाँ हो जाएगी?
within fallopian tube, या हम कह सकते हैं कि it occur during the passage मतलब जाना, passage of zygote from oviduct to uterus, कि जो फर्टिलाइजेशन हुई थी ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट की, जब वो ओविडक्ट से किधर जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है, तब हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो इस पैसेज में 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, 5 दिन भी और 6 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो क्या है, it occur when zygote is passed from oviduct to uterus, क्योंकि uterus is a place where embryo get attached to the mother body। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन क्लीवेज की बात देखते हैं कि ह्यूमन क्लीवेज कैसी है, होलोब्लास्टिक, 2 इक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो पहली क्लीवेज कब होएगी, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद। ये मान लो समझो हमारा जाइगोट है, इट इज सराउंडेड बाय कॉर्ना रेडिएटा, अभी कॉर्ना रेडिएटा इंटैक्ट है, तो क्लीवेज होएगी। ये क्लीवेज कैसी है, वर्टिकल है, ये यहां से सेल्स को डिवाइड कर देगी और 2 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। हर सेल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं। तो ये कैसी स्टेज बन गई, 2 सेल स्टेज। कब हुई ये, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सेकेंड क्लीवेज है वो 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और पहली वाली फर्टिलाइजेशन से राइट एंगल, पहले वाली ऐसी हुई थी तो अब ये कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगी, जिसकी वजह से 4 सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेल्ड स्टेज। जो तीसरी क्लीवेज है वो कब होएगी, आफ्टर 72 आवर्स, और ये सेल्स कैसे डिवाइड कर जाएंगे, 8 सेल बना देंगे। अब ये जो 8 सेल बने हैं बच्चे, ये कैसे अरेंज करेंगे कि 4 सेल तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट और 4 सेल क्या है, नीचे की तरफ, एक दूसरे के ऊपर है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लीवेज है हमारा, इट इज अ रेडियल क्लीवेज, कि 4 सेल ऊपर है और 4 सेल क्या है, नीचे प्रेजेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी यहाँ पर क्लीवेज इनडेटर्मिनेट है। इनडेटर्मिनेट का मतलब है कि ये जो 8 सेल बने हैं ये अभी स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या बनाएंगे, 8 के 8 सेल क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन 8 सेल से 8 बच्चे भी बन सकते हैं। इनडेटरमाइंड का मतलब यही है कि अभी स्पेसिफिक नहीं है कौन सा सेल क्या करेगा, हर सेल के पास इक्वल कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो। एट विच स्टेज, एट 8 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो इनडेटरमिनेट का मतलब यही है कि डेटरमाइंड नहीं है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, अभी सारे सेल्स के पास इक्वल कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो। तो ये जो 8 सेल स्टेज है, अगर इसमें फर्दर क्लीवेज होती है तो ये क्या बनाएगा, 16 सेल्ड स्टेज बनाएगा। इस 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। यहां पर जो 16 सेल्स हैं अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कुछ सेल तो बाहर क्या है, कवरिंग की तरह काम करेंगे। ये जो डार्कन्ड हैं ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, और इनके बीच में क्या है, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास। तो 16 सेल्ड बोले या हम 32 सेल्ड बोले, दैट स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। इसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। तो मोरूला जो है वो क्या है, क्लीवेज होने के बाद वो या तो 4th डे या 6th डे कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में हमारा जो एम्ब्रियो है किस स्टेज में पहुंच रहा है बच्चे, मोरूला स्टेज में। मोरूला स्टेज मे बी 16 सेल्ड और मे बी
32 सेल्ड। उससे पहले 1 2 3 4 और अगर 32 बन रहे हैं तो 4 या 5 क्लीवेज हो चुकी होते हैं और वो 4 या 5 क्लीवेज टेक 3 days, 4 days और 5 days on formation of morula stage it reaches the uterus। मतलब क्लीवेज होते होते जब मोरुला 16 सेल या 32 सेल बन जाते हैं तो हमारा मोरुला कहाँ पहुंच चुका है, यूट्रस में पहुंच चुका है फॉर दी अटैचमेंट। अब क्या होगा, अब हमें पता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम थिक हुई हुई है, स्पॉन्जी हुई हुई है, वहां के कुछ फॉलिकुलर सेल्स क्या होंगे। अब इस कॉर्ना रेडिएटा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्ना रेडिएटा का फंक्शन क्या था कि एक्चुअल में साइट ऑफ अटैचमेंट क्या है हमारे एम्ब्रियो की, यूट्रस है। और फर्टिलाइजेशन बच्चे कहाँ हो रही थी, हमारी ओविडक्ट में। तो ड्यूरिंग द पैसेज ये जो हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है या बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये कहीं और इम्प्लांट ना हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो एग की आउटर लेयर है कॉर्ना रेडिएटा वो इंटैक्ट रहती है। जैसे ही ये कहाँ पहुंच रहा है, यूट्रस में पहुंच रहा है, अब इस कॉर्ना रेडिएटा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूट्रस इज अ प्लेस वेयर द इम्प्लांटेशन अकर, वहां पर अटैचमेंट होनी है। तो अब इसका पर्पस सॉल्व हो गया कि कहीं रॉन्ग अटैचमेंट कहीं और एरिया में ना हो जाए, ओविडक्ट में ही अटैचमेंट ना हो या अपर एरिया ऑफ यूट्रस में अटैचमेंट ना हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट था, हमारा कॉर्ना रेडिएटा। अब इसका पर्पस पूरा हो गया जब हमारा मोरुला कहाँ पहुंच गया, यूट्रस में। अब यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम है वो क्या होगी, उसके फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं, ये जो इनर सेल मास है इसके अराउंड लेयर बना लेगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन ये लेयर इक्वल नहीं बनाएगी, ये क्या करेगी, एक साइड से तो इनर सेल मास को कवर कर लेगी और दूसरी साइड से अटैच नहीं होगी। इधर से देखो इनर सेल मास के साथ ये अटैच हो गई है और दूसरी तरफ अटैच नहीं है। इस तरह की अरेंजमेंट की वजह से बीच में क्या बन रही है, एक खाली जगह बन रही है। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चे, इन दी यूट्रस। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, हमारा ब्लास्टुला स्टेज बनेगा या हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो हमने क्या देखा कि जो इनर सेल मास आया था हमारा यूट्रस में, उसके अराउंड हमारी एंडोमेट्रियम के कुछ सेल अरेंज कर लेंगे और वो अरेंजमेंट इक्वल नहीं होगा, एक साइड से अटैच होगा। ये जो लेयर बनी है इनर सेल मास के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और वो पार्ट जहां से ट्रोफोब्लास्ट इज अटैच टू द इनर सेल मास, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और उससे अपोजिट को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पोल। उस साइड एम्ब्रियोनिक नोब हमारा नहीं प्रेजेंट। इनर सेल मास का दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोनिक नोब। तो ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, इनर सेल मास के, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ रॉबर। क्या बोलेंगे, सेल्स ऑफ रॉबर। और ये जो खाली जगह रह गई है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो ये जो अरेंजमेंट है अब मोरुला ना कहलाकर, जिसमें क्या है, कैविटी बन गई है और एक आउटर कवरिंग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये स्टेज क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट। यहां पर इनर सेल मास में कॉन्टिन्यूस क्या होती रहेगी, माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज होती रहेगी। उसकी वजह से ये जो इनर सेल मास का नंबर क्या है, लगातार बढ़ता रहेगा। अब अप्रोक्सीमेट ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होते हैं आपके, 100 सेल्स होते हैं।
ठीक है। तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मोरुला इनटू अ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। तो ये ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस बच्चे कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। अब यूट्रस में ये चीज बन गई, अब इसको किसके साथ अटैच हो जाना चाहिए? मदर बॉडी के साथ अटैच हो जाना चाहिए। मदर बॉडी के साथ अटैचमेंट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। तो ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है यूट्रस में कब पहुंच रहा था बच्चे? तीसरे, चौथे या पांचवें दिन। ऐसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस तीसरे दिन भी हो सकता है, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी और छठे, 3 से 6 दिन तक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो सकता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 दिन हो जाएं, फर्टिलाइजेशन के 4, 5, 6 दिन तक क्या है, हमारा जो मोरुला है या ब्लास्टुला है यूट्रस में आकर वहां पर अटैच हो जाएगा। वो जो अटैचमेंट का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। तो कैसे होगी इम्प्लांटेशन? ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, कौन से? सेल्स ऑफ रेबर, ये क्या होंगे? रैपिडली डिवाइड करेंगे, इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम है, वो डैमेज हो जाए कहीं कहीं से। एंडोमेट्रियम लेयर इज डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से क्या होगा? ये एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म विलाय फॉर नरिशमेंट। फिर यहाँ पे एम्बेडेड हो गया, ये फट गई, तो ये क्या होंगे? सेल्स क्या करेंगे? कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस दिखा देंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम? विलाय। अब ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या था बच्चे? अटैचमेंट करवाना। अटैचमेंट, इसका कोई रोल नहीं रहेगा बाद में। ये बाद में जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा उसकी कवरिंग बना देगा। हम 4 लेयर पढ़ेंगे, उनमें से जो कोरोइन और आपकी एलेंटोनिन है वो कहाँ से बनती है? ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। तो ये बाद में एम्ब्रियोनिक लेयर, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या है? सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है कि इसके सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगे और विलाय लाइक प्रोजेक्शंस बना देंगे जो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड करा दे किसको? इनर सेल मास को, ताकि वो क्या हो सके? अब नरिशमेंट ले सके। तो इनिशियल फर्टिलाइजेशन के स्टेजेस में, या हम कहें इनिशियल प्रेगनेंसी में, ये ट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन हमारा ट्रोफोब्लास्ट ही सिंथेसाइज कर रहा है इनिशियल स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में। ये क्या करेगा? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन ये हमारे कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा। कॉर्पस लूटियम क्या था? डीजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल येलोइश बॉडी में बदल रहा था, जो क्या रिलीज कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसकी वजह से, HCG की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहा? हाई रहा, मेंटेन रहा। और यही लेवल प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल ही क्या मेंटेन करके रखेगा? हमारा प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखेगा। लेकिन लेटर स्टेजेस में आफ्टर 2 months इट गेट चेंज इनटू अ प्लेसेंटा। अब ट्रोफोब्लास्ट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। ट्रोफोब्लास्ट की जरूरत नहीं रहेगी जब हमारा एम्ब्रियो थिक कनेक्शन बना लेगा किसके साथ? यूट्रस के साथ। तो इनिशियल स्टेजेस में ट्रोफोब्लास्ट एक्ट एज ए सपोर्टिंग टिश्यू टू by forming villi and releasing HCG which maintain the level of progesterone essential for the pregnancy। अगर ट्रोफोब्लास्ट इनिशियल स्टेजेस में ही खत्म होने लग जाए तो HCG नहीं बनेगा बच्चे। HCG नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं रहेगा, तो ऐसी प्रेगनेंसीज क्या हो जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं अपने आप से। क्या है?
मदर की बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो जो एम्ब्रियो बना है हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नरिशमेंट मिलेगी नहीं, क्योंकि वो प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ है। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर अगर ठीक से नहीं बनेगी तो वो जो आपका एम्ब्रियो है, ब्लास्टुला है, दैट इज वॉश्ड ऑफ, वो वॉश्ड ऑफ हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिसगैरेज बोलते हैं। तो मिसगैरेज के चांसेस कब मैक्सिमम है? इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में है, जब ट्रोफोब्लास्ट हमारा नरिशमेंट का रोल प्ले कर रही है। जब प्लेसेंटा फुली डेवलप हो गया तब चांसेस ऑफ, मतलब एक थिक टिश्यू डेवलप हो गया, तब चांसेस प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के मिनिमम हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस या हम कहें इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आर क्रूशियल। उस वक्त ज्यादा चांसेस रहते हैं एम्ब्रियो को अबॉर्ट होने के। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिसगैरेज बोलते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। ये ट्रोफोब्लास्ट ठीक से नहीं बना, अगर ट्रोफोब्लास्ट ठीक से बन रहा है, वो एचसीजी नहीं बना रहा, एचसीजी नहीं बना रहा तो वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है आपकी इनिशियल प्रेगनेंसीज में क्या है? मेजर रोल प्ले कर रही है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आपका ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच विद यूट्रस एंडोमेट्रियम, अगली जो स्टेज होगी दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? ये जो मास ऑफ सेल है ये अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेगा। ये लेयर्स क्या कहलाती हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहलाती हैं। इसी प्रोसेस को, जिससे मास ऑफ सेल 3 लेयर बना दें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के लिए क्या होगा? सिर्फ मूवमेंट ऑफ सेल्स होंगे, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होगी। जितने डिवीजन हो चुकी थी हमारे सेल्स की, मास ऑफ सेल बन चुका था, वो हमारा ब्लास्टोसिस्ट में ही बन चुका था। यहाँ पर सिर्फ सेल की मूवमेंट है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो क्या होगा? इनर सेल मास जो है, या हम इसको क्या बोल रहे थे? एम्ब्रियोनिक नोब भी बोल रहे थे। इसकी जो सबसे नीचे वाले सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं। जो इनर सेल मास का जो सबसे नीचे वाले सेल्स हैं ये अपने आप को थोड़े फ्लैटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेंगे। और जो पहली लेयर बनेगी हमारी ग्लैस्टुला की, दैट इज एंडोडर्म। ये एंडोडर्म क्या है? एक कैविटी अरेंज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोसील या आर्केंट्रॉन। ये आर्केंट्रॉन फ्यूचर में जाकर हमारा डाइजेस्टिव गट बनाएगी, इंटेस्टाइन वगैरह यहां से बनेगी इस आर्केंट्रॉन से। तो जो पहली लेयर बनती है हमारी गैस्ट्रुला में बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ये कैसे बनी? जो इनर सेल मास के सबसे नीचे वाले सेल्स हैं वो थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं और नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, जिसको हम जो क्या बनाएगा? एंडोडर्म बनाएगा। फिर क्या होगा? जो बाकी बचे एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनके ये जो हैं ये क्या है? कॉलम लाइक सेल्स में अरेंज हो जाएंगे। जो राउंडेड स्ट्रक्चर थे ये अब किस में बदल जाएंगे? कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स में बदल जाएंगे। ठीक है, ये जो अब कॉलम एम्ब्रियोनिक नॉब कहलाया जा रहा था, अब हम इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये जो सेल्स हैं ये कॉलम लाइक हो गए। ये कॉलम लाइक सेल के सबसे इनर लेयर है वो डिटैच हो जाएगी और क्या बनाएगी? मीजोडर्म। और जो ऊपर बचे हुए सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे? एंडोडर्म। तो हमारी 3 लेयर्स बन गई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जब लेयर्स बन जाती हैं वो स्टेज क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला। The process of formation of gastrula having 3 germ layers
इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। तो यही 3 लेयर है जिनसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बनने हैं। किसी से आपका हार्ट बनेगा, किसी से किडनी बनेगी, किसी से कोई ग्लैंड बनेगा, किसी से आईज बनेगी, किसी से ईयर बनेगा। हमारे तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं हमारे इन्हीं लेयर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो जो पहला ऑर्गन बनता है हमारा दैट इज हार्ट। वो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही बन जाता है। 4 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, अप्रोक्सीमेट 30 डेज या 28 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप है दैट इज हार्ट। सेकेंड मंथ में क्या है, हमारे लिम्स के बड्स बनने शुरू हो जाते हैं कि भाई यहां से हमारे क्या है, हाथ पैर बनेंगे। आईज की डिप्रेशंस बन जाती हैं, छेद बन जाते हैं कि यहाँ पर आई डेवलपमेंट होती है। फिर ऐसे ऐसे, और सबसे लास्ट जो ऑर्गन डेवलप होता है दैट इज लंग्स। लंग्स जो हैं हमारे वो 7th मंथ में डेवलप होते हैं। तो अब ये सारा कहाँ हो गया है बच्चे, ये इट गेट अटैच टू दी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में अटैच हो गया। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इसकी जरूरत हमें नहीं रहेगी। हमारी ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये 2 लेयर्स में बदल जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियन और क्रोनाइन। मैंने एलेंटॉइस बताया था, नहीं, एमनियन और क्रोनाइन में बदल जाएगी, 2 लेयर्स में बदल जाएगी। ये कैसे होगा, ये समझो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, क्या होगा, एक छोटा सा योक सैक बन जाएगा एट द बैक ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पीछे की तरफ बना होगा, या हम कहें बिलो दी एम्ब्रियो बना होगा। और बाकी ये जो तीनों लेयर हैं, एमनियन, एलेंटोसिस और कोरोनाइन, ये एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ बनी होंगी, मतलब ऊपर से ढकेंगी ये। जबकि योक सैक कहाँ है, इट इज प्रेजेंट बिलो दी एम्ब्रियो। ये हमारा एम्ब्रियो है, ये समझो हमारा यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम। तो सबसे इनर जो लेयर है दैट इज योक सैक। उसके बाद क्या है, हमारा एम्ब्रियो क्या होगा, एक बिल्कुल आउटर कवरिंग से चारों तरफ से ढका हुआ होगा, कंप्लीटली कवर द एम्ब्रियो फॉर्मिंग एन एमनियोटिक कैविटी। ये जो खाली जगह है जहां पर पानी भरा होता है, जहां पर बच्चा पानी में डूबा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एमनियोटिक कैविटी। और वो जो लेयर बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एमनियन। क्या होगा, ये एमनियन क्या करेगा, एमनियन क्या करेगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देगा, जो क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा हमारे एंडोमेट्रियम से। फिर आपकी एलेंटोन है, ये भी एक कंप्लीटली कवर नहीं करती हमारे एम्ब्रियो को, एक साइड प्रेजेंट होती है। चौथी जो लेयर है क्रियॉन, ये क्या है, ये कुछ डिप्रेशंस बना देगी यूट्रस में, जैसे हमारे ट्रोफोब्लास्ट बना रहा था ऐसे ही ये डिप्रेशंस बना देगी। और क्या बनाएगी, आपकी बाहर आउटर लेयर बनाएगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरोनाइन। ये कोरोनाइन क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोनाइन विलाए, जो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएंगे। और यहाँ से जो ब्लड कनेक्शंस आ रहा है, ये जो थिक टिश्यू है ये आपस में जुड़कर किसके साथ अटैच हो जाएगा, हमारे एम्ब्रियो के साथ अटैच हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कोराइन की एक्सटेंशंस हैं जो एंडोमेट्रियम तक जा रही हैं, विलाए हैं। बाद में यही जो कोरोनाइन विलाए है, जब ये बहुत थिक हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, ये बाद में क्या बनाएगा, हमारा प्लेसेंटा बनाएगा, प्लेसेंटल टिश्यू में बदल जाएगा कोराइन विलाए। तो ये हमारी जर्नल हमें डिटेल नहीं करनी थी, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो जो है हमारा वो 4 लेयर से ढका होता है, योक सैक, एमनियन, एलेंटोसिस और कोराइन, जिनमें से एमनियन और कोराइन कंप्लीटली कवर करती हैं हमारे एम्ब्रियो को। जैसे ये इस साइड यूट्रस है,
यूट्रस की एक लेयर इस साइड से, तो एक साइड से ये क्या हो गया, अटैच हो गया है। तो अटैचमेंट के लिए जो थिक ब्लड टिश्यू आ रहा है वो क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। और वो कौन बना रहा है, कोराइन लेयर बना रही है। कोराइन लेयर ही क्या है, एम्बेड कर जाती है हमारे यूट्रस में, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, आपका प्लेसेंटा। जबकि एमनियन क्या है, एक कैविटी बना रही है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड से आप क्या है, चेक कर सकते हो कि हमारा एम्ब्रियो ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 लेयर से हमारा एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो कवर होता है इन द यूट्रस। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे प्लेसेंटेशन।